अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। काइंडली ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर ओके एट योर साइड? अच्छा जी, चले गुड हो गया। अच्छा, फ्रीलांसिंग के रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, नहीं तो फिर आज का जो लेक्चर है वो हम फोटोशॉप में करने जा रहे हैं। वो क्या सीखने जा रहे हैं कि हमने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स कैसे डिज़ाइन करनी है। ठीक है। अच्छा जी, किरण पूछ रही हैं, सर आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग असाइनमेंट ब्रोशर। बोथ साइड डिज़ाइन करनी है या बस फ्रंट? आप सिर्फ फ्रंट ही कर लें, कोई मसला नहीं। जी आमिर, पूछें क्या क्वेश्चन है आपका? तो जी वेबसाइट को अ, हम इलस्ट्रेटर में बना सकते हैं, फोटोशॉप से क्यों? जिसमें स्पीकर इलस्ट्रेटर में बना सकते हैं सर जी, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए पूछा। नहीं, इलस्ट्रेटर में नहीं बनाना, फोटोशॉप में बनाएंगे। विल नेवर एवर डू एनी वर्क फॉर वेब। जो भी ऐसा मटेरियल, ऐसे एसेट्स जो कि हम वेबसाइट्स के लिए रेडी कर रहे होंगे, जैसे कि सोशल मीडिया पोस्ट आपकी हो गई, कोई सोशल मीडिया एडवर्टीजिंग, इस एनी सॉर्ट ऑफ, ठीक है, जैसे कि फेसबुक हो गया आपका, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब हो गया, ठीक है। इधर के किसी वेबसाइट के लिए भी अगर आप कोई कंटेंट रेडी कर रहे हो, इवन इट्स सेल्फ वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, तो वो सारा कुछ हम फोटोशॉप में करेंगे, नॉट इन इलस्ट्रेटर।
अच्छा, फ्रीलांसिंग के रिलेटेड फिर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? वालेकुम अस्सलाम। ओके, चलें ठीक है फिर हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की तरफ कि हमने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स जो है वो कैसे डिज़ाइन करनी है। तो बड़े ध्यान से आपने सुनना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, फिर ना कहिएगा कि सर समझ नहीं आई और ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। ध्यान से देखना आपने, ठीक है। बूटस्ट्रैप, गूगल पे जाके मैंने जस्ट एक कीवर्ड रिसर्च उसकी सर्च में डाला है, दैट्स नेम इट्स बूटस्ट्रैप, ठीक है। इससे पहले मैं रिस्पॉन्सिवनेस, अच्छा मेरा इससे पहले आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या आप में से ऑलरेडी कुछ लोगों को पता होगा, मे बी माइट बी पॉसिबल पता हो या नहीं पता, अगर नहीं भी पता तब भी, अगर पता तब भी, गूगल किए बगैर आपने गूगल नहीं करना जो मैं पूछने जा रहा हूँ, ठीक है। आपने जस्ट मुझे बताना है कि रिस्पॉन्सिवनेस होती क्या है, ठीक है। जस्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन, गूगल नहीं करना, बी ऑनेस्ट। अच्छा जी। तो जो वेबसाइट सारे प्लेटफॉर्म और सारी स्क्रीन्स पर चले, उसकी डिमेंशन वगैरह ख़राब ना हो। उमर ने सही जवाब दिया। सर कितनी जल्दी पेज रिफ्रेश होता है? नहीं, इसका रिफ्रेश रेट से कोई ताल्लुक नहीं है। वेबसाइट के लिए सर जी पता नहीं। ओके सर, किसी भी बात का रिस्पॉन्स देना के मतलब कि कितनी जल्दी आप जवाब देते हैं। अच्छा, ये तो रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव का वैसे मतलब हो गया ना कि रिस्पॉन्सिव होना क्या होता है, बट आई वाज आस्किंग अबाउट वेबसाइट के, वेबसाइट के साथ जब हम रिस्पॉन्सिव का वर्ड यूज करते हैं तो उसका क्या मतलब है। चलें कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा जी, आई थिंक रिस्पॉन्सिव से ड्राइव डिराइव्ड हुआ कि जल्दी रिस्पॉन्स देना। नो 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 नो, ऐसी वेबसाइट जो डेस्कटॉप और सेल की स्क्रीन पे इजीली ओपन हो जाए। ये बिल्कुल सही है आंसर अरूज का। टू गिव रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स, सर किसी चीज़ का रिस्पॉन्स पोस्ट बटन पे क्लिक करें तो कोई रिस्पॉन्स आए, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए? नहीं। सर जो वेबसाइट हर डिवाइस पर रनिंग कर सके अच्छे से मीन्स फास्ट? नहीं, फास्ट का इससे कोई तल्लक नहीं है फहद। वेबसाइट के लिए रिस्पॉन्स मतलब ओएस का कांस्टेंट चेंज कर सकते हो? नहीं।
नबील मुनीर, गलत, आपने गलत बताया। अच्छा जी, बोथ पीएचए ओपन है मीन्स मोबाइल एंड डेस्कटॉप पे। अच्छा, एक्ट ऑफ बीइंग विजिलेंट, रिस्पॉन्सिव यानी जो एक्टिव हो, चलती हो। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है। क्विक रिस्पॉन्स, अच्छा सबके ज़हन में मोस्टली यही है कि जो वेबसाइट क्विकली रिस्पॉन्स करेगी शायद वो अ, उसको हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बोलते हैं। अगर हम वैसे इसका मीनिंग देखें कि रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, तो वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बट ऐसा नहीं है। सिंपल मीनिंग में तो रिस्पॉन्सिवनेस यही है जो आप बता रहे हो, ठीक है, रिस्पॉन्सिव होना, बी प्रोएक्टिव। बट इन द टेक्निकल टर्म्स वेबसाइट डिज़ाइन की जब बात करते हैं तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये है कि आपकी जो वेबसाइट है वो एनी पाम डिवाइस कंपैटिबल हो, ठीक है। जितनी भी हमारी पाम डिवाइसेस हैं, लाइक मोबाइल हैं, आईपैड, टैबलेट्स वगैरह हो गई, डेस्कटॉप पीसी हो गए आपके, लैपटॉप्स हो गए, ठीक है। ये जितनी भी स्क्रीन्स हैं, इन सब की जो है ना डिफरेंट किस्म की रेजोल्यूशंस हैं, डिफरेंट किस्म की डिमेंशंस हैं। तो ऐसी वेबसाइट जो इन सब के ऊपर कंपैटिबल हो, ठीक है, ऐसा कोई फार्मूला आपके पास होना चाहिए जिसके ऊपर रहते हुए आप उस वेबसाइट को डिज़ाइन करो। और जब डिज़ाइन हो जाए तो उसको जब आप होस्ट कर दो किसी सर्वर पे, तो जब उसको ओपन करें मोबाइल पे तो उसका बिहेवियर मोबाइल की डिमेंशन के मुताबिक चेंज हो जाए। जब आप उसको आईपैड पे ओपन करो या टैबलेट किसी पे ओपन करो तो उसका बिहेवियर टैबलेट की डिमेंशन रेजोल्यूशन के मुताबिक चेंज हो जाए, ठीक है। और जब आप उसको लैपटॉप या किसी डेस्कटॉप पीसी पे ओपन करो, लार्ज डिवाइसेस के ऊपर ओपन करो, तो तब उसका रिस्पॉन्सिवनेस जो है या उसकी जो डिमेंशंस है वेबसाइट की, उसका जो कंटेंट है वो उस डिवाइस की रेजोल्यूशन और डिमेंशन के मुताबिक जो है खुद ब खुद एडजस्ट हो जाए। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन। कुछ समझ में आया कि नहीं है? बताएं मुझे। जितना मैंने अभी आपको बताया है, इतना आपको समझ में आया डेफिनेशन? मेरा ख्याल है इससे आसान ज़बान में मैं डेफिनेशन नहीं समझा सकता आपको। दिस इज़ द वेरी क्विकेस्ट एंड ईज़ी आंसर जो मैंने आपको दे दिया। ओके, चलें, ग्रेट हो गया, सब कुछ समझ भी आ गया। अच्छा, अब इसकी मैं ना रियल एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये ना एक गूगल पे जाके मैंने लिखा बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप जो है ना एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। ये जरा गौर करिएगा यहाँ पे। बूटस्ट्रैप जो है, ये वाला बूटस्ट्रैप, ये एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड अब ये समझ लें कि जब डिज़ाइनर किसी चीज़ को फोटोशॉप में डिज़ाइन कर लेता है किसी वेबसाइट को, तो उसको फिर फ्रंट एंड डेवलपर उसको HTML CSS में कन्वर्ट करता है उसी डिज़ाइन को। HTML क्या है, CSS क्या है, ये वेब लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सॉरी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर मार्कअप, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, गूगल कर लेते हैं HTML, ठीक है।
HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर द वेब पेज। ठीक है, वेब पेज की एक लैंग्वेज है। अगर किसी ने सीखनी है तो W3 स्कूल से जाके सीख सकता है। अच्छा जी, ये देखें, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो मैंने आपको बताया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। ठीक है, फिर इसी तरह हमारे पास आता है CSS। जैसे मैंने CSS का नाम लिया, तो CSS जो है ये भी एक समझ लें कि लैंग्वेज है वेब की, जिसके थ्रू हम वेबसाइट की जो जितने भी डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, उसकी जो फ्रंट एंड नीड्स हैं, उसके जो बेसिक फंक्शंस हैं, किसी चीज़ पे क्लिक करना, पॉपअप बॉक्स ओपन होना, या क्लिक करने पे ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन हो जाना, या इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें हैं। कलर वगैरह हो गए, आपका स्ट्रक्चर हो गया आपकी वेबसाइट का, इस सब को हम कंट्रोल कर रहे होते हैं CSS की हेल्प से। तो CSS भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जस्ट लाइक HTML एंड CSS दोनों के कम्बिनेशन से फिर साथ 2-3 लैंग्वेजेस और भी यहाँ पे ऐड हो जाती हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट हो गई। ठीक है, अब आप बोलोगे सर PHP भी कोई लैंग्वेज होती है, वो बैकएंड के लिए, हम फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्रंट एंड के लिए HTML CSS jQuery Ajax वगैरह जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज होगा। ठीक है और ये जो बूटस्ट्रैप है, इसके अंदर CSS भी है, HTML भी है, Ajax जावा वगैरह सब कुछ इसके अंदर है। ये देखें, CSS HTML जावास्क्रिप्ट सैस और लेस। सैस क्या है? ये CSS का एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, इसी तरह लेस भी एक फ्रेमवर्क है। तो इन सब के कम्बिनेशन से ये एक पूरा फ्रंट एंड फ्रेमवर्क बिल्ड किया गया है, जिसकी मदद से हम किसी भी डिज़ाइन को, किसी भी वेबसाइट डिज़ाइन को हम रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। मैं CSS की बात कर रहा था, तो CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये देखें, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, ये CSS का मॉफ ऑफ है। अब ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप कहेंगे सर हमारा इससे क्या ताल्लुक है, हम तो डिज़ाइन के बंदे हैं, आप हमें HTML CSS क्या क्यों बता रहे हैं? बताना ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चाहे कि ये हमारी डोमेन में नहीं आता HTML CSS वगैरह, बट इसके बारे में इतना तो पता होना चाहिए कि ये है क्या। ठीक है, तो उतना मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों एक वेब लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, HTML भी और CSS भी। और अगर आप इसके बारे में थोड़ा बहुत शौक रखते हो, सीखना चाहते हैं, तो आप ये आई विल रिकमेंड w3schools.com, इस वेबसाइट पे आएँ, और HTML जो है ये लैंग्वेज है। ये देखें, ये सारा कोड लिखना पड़ता है आपको वेबसाइट को रन करने के। इसी तरह CSS है, तो CSS भी आप यहाँ से सीख सकते हो। ये देखें, ठीक है, ये जो बटन्स आपको बने नजर आ रहे हैं, ये CSS के थ्रू बने हुए हैं। ठीक है, ये जिस तरह वेबसाइट के अंदर जो बटन्स होते हैं, वो भी CSS के थ्रू बने होते हैं। ठीक है जी, बॉक्सेस वगैरह, डिफरेंट किस्म के मॉडल्स, ये देखें, ये सारे जो है ना CSS के थ्रू हैंडल हो रहे होते हैं। ये देखें, ठीक है। तो अगर कोई सीखना चाहता है, इसके बारे में जानना चाहता है, तो वो w3schools.com पे आए, इस वेबसाइट पे, और यहाँ पे आके HTML CSS की बेसिक्स जो है वो सीख सकता है। ठीक है, अब हम दोबारा आते हैं बूटस्ट्रैप की तरफ। तो बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह का एक कम्बिनेशन है। इन तीनों और सैस और लेस जो फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है, सैस और लेस को भी मैं ओपन कर लेता हूँ, इनको भी देख लेते हैं ये क्या आपको बताते हैं। सैस इज ए प्री प्रोसेसर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट इज इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड इनटू कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, ये भी CSS का एक फ्रेमवर्क है। ठीक है जी। लेस क्या है? लेस इज अ डायनामिक प्री प्रोसेसर स्टाइल शीट लैंग्वेज दैट कैन बी कंपाइल्ड इनटू कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। लेस और सैस दोनों जो है ना, ये CSS के फ्रेमवर्क्स हैं, ओनली CSS। ठीक है, इन फ्रेमवर्क्स को यूज करते हुए आप अपनी जो वेबसाइट्स हैं उसको मोर डायनामिक, मोर रिस्पॉन्सिवनेस उसकी अचीव करते हैं। बट बूटस्ट्रैप जो है इन सब का मजमुआ है, CSS का भी, HTML, जावास्क्रिप्ट, सैस और लेस, इन सब को मिला के ये एक पूरा फ्रेमवर्क बनता है, जिस फ्रेमवर्क को हम यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप को, और अपनी वेबसाइट की जो रिस्पॉन्सिवनेस है उसको अचीव करेंगे। अब आप पूछेंगे सर ये तो सारा कोडिंग है, तो हमें कोडिंग सीखनी पड़ेगी? नहीं, हम कोडिंग नहीं सीखेंगे, हम सिर्फ डिज़ाइन एंड पे रहते हुए अपनी जो वेबसाइट का रिस्पॉन्सिवनेस उसको अचीव करेंगे, बट वी विल यूज़ बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या है? ये एक नाम है फ्रेमवर्क का, उन्होंने रखा हुआ बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप इज अ फ्रेमवर्क जो कि हमें वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में या उसकी रिस्पॉन्सिवनेस अचीव करने में मदद करेगा। ठीक है,
और आपकी इस वक़्त दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स रिस्पॉन्सिव हैं, मोर दैन 90% जो वेबसाइट्स हैं वो ये फ्रेमवर्क यूज़ कर रही हैं। और ये फ्रेमवर्क बनाया किसने? ट्विटर ने। ट्विटर जो वेबसाइट है, ट्विटर जो कंपनी है, उन्होंने ये देखें, ये आपको लिखा हुआ है डेवलपर ट्विटर, ठीक है? ट्विटर ने ये अपने लिए बनाया था, ये फ्रेमवर्क अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए। बट उसके बाद उन्होंने इसको फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के तौर पे सबके लिए अवेलेबल कर दिया। ट्विटर भी इसको यूज़ कर रहा है, बट उसने क्या किया कि इसको फ्री लोगों को दे दिया कि ये लो यार, हमने बनाया, आप भी यूज़ करो, ठीक है? तो ये फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। जितने भी डेवलपर लोग हैं, जो फ्रंट एंड डेवलपर हैं, वो इस बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके इसके फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए आपके डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव करते हैं एट द कोडिंग एंड। यहाँ तक क्लियर है? मुझे बताएं, अगर नहीं तो फिर आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो। अच्छा जी, यस सर, क्लियर है, ओके। मैंने सीखा हुआ है ये, बट जब तक इसकी प्रैक्टिस करें तब तक आता है। ये फुल कोडिंग है। अच्छा सर, मैंने भी बेसिक कोर्स किया है HTML का, ओके। ऐसा क्लियर है सर। इसका मतलब कि इससे बूटस्ट्रैप बेसिकली हम वेबसाइट की फाउंडेशन तैयार करते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं। मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे कि जैसे कि आपको पता है कि मैं डिज़ाइनर हूँ, ठीक है? आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, आई एम अ वेब डिज़ाइनर, आई एम अ यूएक्स यूआई डिज़ाइनर। अब आप पूछेंगे यूएक्स और यूआई क्या चीज़ है? यूएक्स मतलब यूज़र एक्सपीरियंस और यूआई मतलब यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करना, ठीक है? और मेरी जो कोर एक्सपर्टीज़ है दैट इज़, वैसे तो मैं सब कुछ कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बट मैंने अपनी जो कोर एक्सपर्टीज़ हैं मेरी, वो यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन में। तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइन नहीं आता, मुझे आता, सब कुछ आता है। आई कैन डू एनी सॉर्ट ऑफ वेब एंड प्रिंट मीडिया वर्क। बट इसके साथ-साथ जब मैं जॉब कर रहा था, जब मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था, ठीक है, मेरे प्रोफ़ेशन में, जब मैं प्रोफ़ेशनली अपने आप को तैयार कर रहा था, तो मैंने HTML भी सीखी, CSS भी सीखी, जावा भी सीखी, ठीक है, थोड़ा बहुत एजेक्स को यूज़ करना भी सीखा, ठीक है। तो मैं एज़ ए फ्रंट एंड डेवलपर भी काम किया है। मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं खुद बिल्ड की हैं, खुद कोड की हैं बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो मैं फ्रंट एंड डेवलपर भी हूँ। लेकिन अब आप पूछोगे सर, आपने फ्रंट एंड डेवलपर क्यों बने, आपने क्यों सीखा, HTML क्यों सीखी, CSS क्यों सीखी, बूटस्ट्रैप क्यों सीखा, जावास्क्रिप्ट को क्यों पढ़ा, PHP क्यों सीखी? इसलिए सीखी कि क्योंकि मुझे तो अपनी कंपनी रन करनी थी, ठीक है? तो मैं, अगर मुझे पता नहीं होगा चीज़ों का, तो कोई भी मुझे चूना लगा के जा सकता है। ऐसे ही है ना? पाकिस्तानियों को तो आपको पता है। तो मुझे, जब आपको किसी भी इदारे को या किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन को या अ सेट ऑफ पीपल को, आपने नंबर ऑफ पीपल्स को करना होता है लीड, तो फिर आपको चीज़ों के बारे में नो होना ज़रूरी है। तो इसीलिए इसी बेस पे मैंने डिसीजन लिया था कि मैं आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन करना तो सिखाऊंगा ही, बट इसके साथ साथ मैं आपको इन सब चीज़ों की नो हो भी दूंगा, ताकि आप लोगों को भी पता हो। कोई कल को आपसे पूछे कि यार ये HTML CSS आपको पता ही ना हो, आप कहेंगे ये कौन सी चीज़ें हैं, ये तो हमारे सर के ऊपर से गुजर रही हैं। तो ऐसा ना हो, ठीक है? तो आपको कम से कम चीज़ों का इल्म होना चाहिए कि HTML क्या है, CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है? एजेक्स क्या है, वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
अच्छा, अब इन सब के कॉम्बिनेशंस हैं। सैस क्या है? ये सीएसएस का एक फ्रेमवर्क है। लेस क्या है? सीएसएस का फ्रेमवर्क है। अब इन सब के कॉम्बिनेशन से बूटस्ट्रैप बना। बूटस्ट्रैप क्या है? एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से हम किसी भी डिजाइन को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं एट कोडिंग कोडिंग के एंड में, कोड करने के एंड में, ठीक है। अब बैकएंड डेवलपमेंट क्या होती है? दो तरह की वेबसाइट्स को मैनेज करने के लिए, डेवलप करने के लिए तीन फेजेस हैं। एक फेज है डिजाइन, जिसको हम सीखेंगे यूजिंग बूटस्ट्रैप। दूसरा फेज है उसकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जिसको फ्रंट एंड डेवलपर करेगा, जो कि HTML CSS वगैरह इन फ्रेमवर्क्स बूटस्ट्रैप, लेस और सैस का एक्सपर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रंट एंड रेडी हो गया, तीसरा स्टेप आ जाता है फिर बैक एंड, ठीक है, वो सबसे एंड पे होता है। तो बैकएंड जो है उसमें PHP डेटाबेस वगैरह इन्वॉल्व हो जाएगी या .NET वगैरह इन्वॉल्व हो जाएगी। ये भी बैकएंड लैंग्वेजेस हैं, बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर वेब पेजेस। PHP हो गई, .NET हो गई, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में कम से कम आपको पता हो, डेफिनेशंस आपको पता हो, आपको पता हो कि इनका रोल क्या है, ठीक है। तो फिर आप अगले की बात को समझ भी सकते हो। कल को आप डिजाइन बनाते हो कोई, लेट्स सपोज किसी क्लाइंट के लिए, तो होगा क्या कि आपको इन चीजों का पता ही नहीं होगा, तो क्लाइंट आपको बोलेगा यार ये क्या बना के दे दिया, ये तो गलत है। जब आपको पता होगा ना, लेट्स सपोज कि यार ये किस बेस पे कह रहा है ये गलत है, आप उससे रीजन पूछोगे, आपको ये इन सारी चीजों कहेगा, अच्छा जी ये HTML में बन नहीं रही वेबसाइट, क्योंकि भाई तुम्हारे डेवलपर को नहीं बनानी आ रही, मैंने तो बूटस्ट्रैप का जो रूल्स हैं उसके मुताबिक ही मैंने वेबसाइट को डिजाइन किया रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो जब आपको चीजों को पता होगा कि यार ये ना मेरे साथ दो नंबरी कर रहा बंदा, चाहे वो आपका कोई लोकल हो या इंटरनेशनल क्लाइंट हो, ठीक है। तो जस्ट इस पर्सपेक्टिव में मैं सारी चीजें आपको कन्वे कर रहा हूँ कि कम से कम आपको चीजों का पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि लेट्स सपोज कोई बंदा आके आपको कहता है कि जी मैं जो है ना वेबसाइट डिजाइन करता हूँ अडोब प्रीमियर में। अब जब आपको पता ही नहीं होगा अडोब प्रीमियर क्या चीज है, लेट्स सपोज, तो आप तो कहोगे यार कमाल है यार, ये बंदा ना अडोब प्रीमियर में वेबसाइट डिजाइन करता है। हालांकि अडोब प्रीमियर तो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें तो वेबसाइट डिजाइन हो ही नहीं सकती, उस सॉफ्टवेयर का पर्पज ही कुछ और है। लेकिन जब आपको पता होगा कि हाँ यार अडोब प्रीमियर करता क्या, ये तो भोंगिया मार रहा है, ये तो फ्रॉड कर रहा है मेरे साथ, तो इसलिए चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। तो जो भी जिस प्रोजेक्ट पे भी आप काम कर रहे होते हैं उससे इंटरलिंक जितनी भी चीजें होती हैं उनकी, आल्दो कि उनकी डोमेन, उनका जो स्ट्रक्चर है वो आपकी डोमेन में नहीं आता, मतलब आपका डोमेन तो डिजाइन है, लेकिन ये रेलिवेंट चीजें हैं, इनके बारे में आपको जानना जरूरी है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें जो है ना बताई हैं। अभी हम प्रैक्टिकली आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम बूटस्ट्रैप को यूज करते हुए अपनी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। बट यहाँ मैं ब्रेक लूंगा, मुझे बताएं कि आपका अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकता है। अच्छा जी, सना कह रही है सर मैंने वर्डप्रेस का कोर्स किया था, ये फोटोशॉप में डिज़ाइन का नहीं पता। सर प्लीज़ UI UX का भी थोड़ा डिटेल से बताइएगा अगर टाइम बचा तो। श्योर। वो मैंने कभी ये यूज़ नहीं किया, जस्ट नोट पैड प्लस प्लस और ड्रीमवेवर 5 साल पहले। अच्छा सर, बिल्कुल सही बात की है आपने, हम सबको क्यूरोसिटी होनी चाहिए हर चीज़ सीखने की। ओके। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, जल्दी जल्दी।
अच्छा जी, ऑल क्लियर है। ओके, गुड हो गया। अच्छा, अब हमने बूटस्ट्रैप को कैसे यूज करना है? तो पहले बूटस्ट्रैप को यूज करने से पहले हमें बूटस्ट्रैप को समझना है। जब तक बूटस्ट्रैप है क्या, किस तरह से ये काम करता है, इसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें हम नहीं समझेंगे तो हमें आगे चल के हमें डिजाइन करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे चलते हैं, जिसका ये लिंक है सबसे फर्स्ट वाला, getbootstrap.com। तो getbootstrap.com पे गए। अच्छा, अब डेवलपर क्या करेगा? ये देखिए क्या लिखा हुआ, बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट्स विद बूटस्ट्रैप। ठीक है, टाइटल भी इसका यही है। अच्छा, आगे देखिए, क्विकली डिजाइन एंड कस्टमाइज रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट साइट्स विद बूटस्ट्रैप। द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर फ्रंट एंड ओपन सोर्स टूल किट। ठीक है, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर, मैंने आपको जैसे बताया ना, मोर देन 90% वेबसाइट जो हैं आजकल तो बनती ही रिस्पॉन्सिव हैं। लेकिन जितनी भी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स हैं, लेट्स सपोज पूरी दुनिया में अगर 100 वेबसाइट्स है तो 90 वेबसाइट जो हैं अराउंड, वो बूटस्ट्रैप पे बिल्ड हुई होंगी। अच्छा, फीचरिंग SaaS वेरिएबल्स एंड मिक्सिंग रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम, एक्सटेंसिव प्री बिल्ड कंपोनेंट्स एंड पावरफुल जावास्क्रिप्ट प्लगइन्स। अच्छा, अब इसमें वो कह रहा है कि फीचरिंग SaaS वेरिएबल, SaaS के कुछ पावरफुल वेरिएबल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम, अब ये जो ग्रिड सिस्टम है ना, ये इसकी कोर वैल्यू है, इसका बेसिक फाउंडेशन है। अगर हमें ये रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम समझ में आ गया तो समझो कि हम कोई भी वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हैं रिस्पॉन्सिव, तो हम कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है ना पार्ट, रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम, ये हमारे डिजाइन के रिलेटेड है। एक्सटेंसिव प्री बिल्ड कंपोनेंट्स, ठीक है, अब वो फ्रेमवर्क के बारे में बताना चाह रहे हैं कि बहुत ही कमाल के बेसिक प्री बिल्ड कंपोनेंट्स हमने इसमें बता के रखे हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। एंड पावरफुल जावास्क्रिप्ट प्लगइन्स, कुछ जावास्क्रिप्ट के प्री मेड जो प्लगइन्स हैं वो इन्वॉल्व हैं इस फ्रेमवर्क में। लेकिन हमारा ना जावास्क्रिप्ट से तल्लक है, ना प्री बिल्ड कंपोनेंट से, ना सैस वेरिएबल से, हमारा तल्लक है सिर्फ ये जो पार्ट है ना, रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम। इसको हमने समझना है एज ए डिजाइनर, बस एज ए डिजाइनर हमारा यहां तक तल्लक है। इसके अलावा क्या हो रहा है इसमें, कौन से जावास्क्रिप्ट के कंपोनेंट है, कौन से सैस के हैं, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। अच्छा, अब करना क्या है? अच्छा, इनको करने से पहले ना हम एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स होती किस तरह की हैं, उसकी रियल टाइम पे जो एग्जांपल्स हैं ना, उनको देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बने बनाए थीम्स, कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि बूटस्ट्रैप के थ्रू बनी हैं, तो उनको हम विजिट करते हैं कि ये किस तरह से रिस्पॉन्सिव है। ठीक है। तो ये मैंने मल्टीपल वेबसाइट्स जो हैं उनको ओपन किया है। डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न्स इन्वॉल्व हैं इनके अंदर। ठीक है, ताकि हर तरह की जो वेबसाइट है वो उसको आप देख सको। ये देखिए, ठीक है जी, इसका ये लाइव प्रीव्यू था, इसका ये लाइव प्रीव्यू है। इनके ऊपर जो ये बार आ रही है ना, उसको सिर्फ मैं खत्म कर रहा हूँ ताकि आपको फुल प्रीव्यू जो है ना इस वेबसाइट का नजर आए। ये एक वेबसाइट है। अच्छा, ये फर्स्ट वेबसाइट है। ये वेबसाइट आपको नजर आ रही है, इसको, ये रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, ये देखें, ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। अब आप पूछेंगे सर ये रिस्पॉन्सिव कैसे है, तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिवनेस आपको करके दिखाता हूँ। मैं अपने ब्राउजर को राइट साइड से पकड़ के, ये देखिए, ये मेरा ब्राउजर है क्रोम, ये फुल पेज पे है इस टाइम। ठीक है, इसको राइट साइड से मैं ड्रैग करके लेफ्ट साइड पे लेके आने लगा। ठीक है, जैसे ही मैं इसको छोटा करता जाऊंगा, इसकी विड्थ को आपने गौर करना है कि ये जो डिजाइन है ना सारा,
ये चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे इसकी विड्थ कम होती जाएगी, वेबसाइट का डिज़ाइन भी चेंज होता जाएगा। चेंज मतलब कि अकॉर्डिंग टू दैट विड्थ, अकॉर्डिंग टू दैट डायमेंशंस, अकॉर्डिंग टू दैट रेजोल्यूशन, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद एडजस्ट होती जाएंगी। ये देखिए, ये मैं करता जा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ तक तो सेम है। अब यहाँ से ये देखो डिज़ाइन ब्रेक हो गया। आप गौर करिएगा, यहाँ पे ना चीज़ें बड़ी बड़ी आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा मैं नीचे आया, ये देखें डिज़ाइन चेंज हो गया। डिज़ाइन चेंज होने का मतलब कि चीज़ें थोड़ी स्मॉल लेवल पे चली गई हैं। अब मैं और आगे चलता हूँ। ये एक ब्रेक पॉइंट था। ये देखिए, यहाँ पे एक रो में 3 इमेज आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैं थोड़ा और इसको छोटा करूंगा तो एक रो में 2 इमेज हो जाएंगे। ये देखिए, ठीक है, बिहेवियर चेंज हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। ये देखिए, और ऊपर मेन्यू पे भी गौर करिए। यहाँ पे आपको मेन्यू नजर आ रहा है, होम, प्रोजेक्ट्स, पेजेस, कॉन्टैक्ट, परचेज। जैसे ही इसकी विड्थ को मैं थोड़ा छोटा करूंगा, ऊपर वाला मेन्यू गायब हो जाएगा। गायब नहीं हुआ, वो है वहीं पे, लेकिन इसके अंडर चला गया। परचेज का बटन वहीं पे है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो सारा मेन्यू मुझे नजर आ जाएगा। ठीक है, ड्रॉप डाउन में डाल दिया। पहले वो हॉरिजेंटली आपको अवेलेबल था, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी थोड़ी सी विड्थ छोटी की तो उसको, उसने इस मेन्यू को, क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी, उसने इसको निकाल के इस क्लिक के अंदर डाल दिया। और यहाँ पे भी अगर आप देखो तो दो, पहले 3 आ रहे थे, अब 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो पूरी वेबसाइट जो है ना आपकी, उसके मुताबिक स्ट्रक्चर हो रही है। अब मैं इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ। ये देखिए, अब 2 हो गए। ये देखिए, पहले 3 आ रहे थे, अब 2 हो गए, क्योंकि जगह नहीं रही। अब और छोटा करते हैं। ये देखिए, तो ये आपकी तकरीबन समझ लें कि ये जो इस वक्त रेजोल्यूशन है ना, ये मोबाइल की रेजोल्यूशन है। ठीक है, ये मोबाइल पे इस तरह की वेबसाइट आपको नजर आएगी। ये देखें, यहाँ पे 3-3 आ रहे थे लार्ज पे, फिर 2-2 थे। ठीक है, अब 1 बाई 1 आ रहे हैं। देखिए, ठीक है, सारे 1 बाई 1 पे शिफ्ट हो गए। जो स्मॉल इमेजेस हैं वो जरा 2-2 आ रहे हैं। ये देखिए, जो लार्ज है वो 1-1 आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, सारा स्ट्रक्चर वेबसाइट का चेंज हो गया। अब जैसे ही इसको मैं फुल पे करूंगा तो उसका स्ट्रक्चर देखो फुल पे चेंज हो गया। ये देखिए, अब एक रो में 4-4 आ रहे हैं, छोटे वाले, बड़े वाले 3-3 आ रहे हैं। ये देखिए, ठीक है, तो ये है रिस्पॉन्सिवनेस। मतलब कि जैसे जैसे मैं उस डिवाइस की, किसी भी डिवाइस की अगर विड्थ छोटी होती जाएगी तो क्या होगा कि वेबसाइट का जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट डिवाइस रेजोल्यूशन डायमेंशन। समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब कि लेट्स सपोज ये वेबसाइट मैंने डेस्कटॉप पे ओपन किया है, तो अगर इसको मैं टैबलेट पे ओपन करूंगा, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द टैबलेट रेजोल्यूशन डायमेंशन विड्थ एंड हाइट, ये वेबसाइट अपने आप को कंप्रेस कर लेगी। खराब नहीं होगी, कंप्रेस कर लेगी। जब हम मोबाइल पे शिफ्ट होंगे तो ये और अपने आप को चेंज कर लेगी। ठीक है, अच्छा, अब ये एक एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल ये देखिए, ये डिजाइन डिफरेंट है। ये डिजाइन डिफरेंट आपको नजर आ रहा है। ये देखिए, हर वेबसाइट का डिजाइन डिफरेंट होगा यहाँ पे। ठीक है जी, ये डिजाइन है। अब इसको हम थोड़ा सा इसी तरह करके चेक करते हैं। ये देखिए, यहाँ थे फुल पे, अब इसको थोड़ा थोड़ा मैं छोटा करता गया। जैसे ही छोटा करता गया, बिहेवियर आपने खुद ही नोट करते जाना क्या हो रहा है। ये देखिए, ये देखो, टोटल बिहेवियर चेंज हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा लार्ज इमेज नजर आ रहा था, बैनर नजर आ रहा था वेबसाइट का, वो यहाँ पे जब थोड़ा सा छोटा करते हैं तो वो बिल्कुल गायब हो गया। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आपने जो डेस्कटॉप की डिमेंशन के मुताबिक कुछ चीजें आपने डेस्कटॉप वर्जन में दिखाई हैं तो वो आप टैबलेट या मोबाइल पे भी दिखाएं। आप स्किप भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इमेज स्किप कर दिया उसने। ठीक है, ये देखें, ये देखें, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँ, ये देखें, ये देखिए इमेज कितना बड़ा हो गया। इसको और बड़ा करता हूँ। ये देखें, जब बड़ा किया तो उसके लेफ्ट साइड पे कंटेंट आ गया। छोटा करेंगे तो कंटेंट गायब, कंटेंट नीचे आ गया, इमेज ऊपर आ गई। ठीक है, ये देखें। तो इस चीज को हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। लेकिन ये फुटर चेक करें, फुटर जब बिल्कुल बड़े लेवल पे होगा, फुल रेजोल्यूशन पे, तो ये बिल्कुल हॉरिजेंटली डिस्प्ले हो रहा होगा। ये देखिए, ठीक है, जब हम उसको मोबाइल पे लेके जाते हैं ये भी स्प्लिट हो जाता है। ये देखें,
स्प्लिट होके 2 रोज में आ गया, पहले 4 रोज में था। ये देखिए 5 में 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स में था। ठीक है, तो यहां तक आपको कुछ समझ में आया? जी सर, ये चीजें अब गौर से समझ आ रही हैं। ओके गुड। अच्छा, एक और एग्जांपल क्विकली देख लेते हैं। ये देखें, जब लार्ज पे थी तो क्या बिहेवियर है, जब छोटी होती गई तो बिहेवियर कैसे चेंज होता गया, ये देखें। ठीक है, इस तरह आप किसी भी वेबसाइट को करके देख सकते हैं। बट आई एम गोइंग टू टेल यू अनदर वे ऑफ इस चीज को चेक करने के लिए। वो क्या करना है कि आपने राइट क्लिक करना है अपने ब्राउजर पे जिस पे आपने वेबसाइट ओपन की हुई है। जैसे कि ये वेबसाइट ओपन है तो यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दिया। ये जो नीचे राइट क्लिक करने पे ये जो आपके पास ऑप्शन आती है ना, इसमें सबसे नीचे यह है इंस्पेक्ट। ठीक है, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया। इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास ना काफी एक कोडिंग वाला एरिया जो है ना इसका ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको कोड नजर आ रहा होगा। ठीक है। तो अब आपको मैं ना ऑफिशियली जो हमारे पास चैनल्स हैं, टूल्स हैं जिनको हम यूज करके किसी भी वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस को टेस्ट करते हैं, वो बताने लगा हूं। ठीक है, वो जो अभी ब्राउजर को छोटा करके मैं आपको दिखा रहा था ना, वो मैनुअल तरीका है। बट जो स्टैंडर्ड तरीका है जिसकी मदद से हम कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने लगा। आपने चले जाना है यहाँ पे टॉगल डिवाइस पे। ठीक है, जैसे टॉगल डिवाइस पे मैंने इस आइकन के ऊपर क्लिक किया, आपने देखा कि वेबसाइट जो है उसका बिहेवियर चेंज हो गया। इसके ऊपर दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, ये फुल पेज पे अभी वेबसाइट, ये देखें। जैसे ही मैं इस आइकन के ऊपर क्लिक करूंगा, जिस ये जो आइकन है जिसके ऊपर मोबाइल और टैबलेट बनी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वेबसाइट छोटी होके मोबाइल पे शिफ्ट हो जाएगी, ये देखें। ठीक है, अब ये जो ऑप्शन है ना आपके पास आईफोन 6 7 8 प्लस, यहाँ पे हमारे पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जिनको हम यूज करके डिफरेंट डिवाइसेस पे इस वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस क्या है वो हम चेक करेंगे। ठीक है, क्लिक किया, ये देखो, ये हमारे पास सारी बिल्ट इन जो इस टाइम मार्केट में मोस्ट यूज्ड होने वाले डिवाइसेस हैं वो ये हैं। ठीक है, इनमें सबसे पहले मैं चेक करना चाहूंगा कि जी आईपैड प्रो पे ये वेबसाइट कैसी दिखती है। ठीक है, आईपैड प्रो पे क्लिक किया तो वेबसाइट कुछ ऐसे दिखेगी। यहाँ पे हम 100% पे इसको क्लिक करते हैं, कुछ ऐसे दिखेगी। ठीक है, ये हमें बता रहा है कि अगर आईपैड प्रो पे अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये ऐसे दिखेगी। अच्छा ओके, फिर मैं चाहता हूँ आईफोन एक्स पे कैसे खुलेगी। आईफोन एक्स पे क्लिक किया, यहाँ पे व्यू आपने 100% लेना है। ठीक है, आईफोन एक्स पे इस तरह दिखेगी। इसी तरह यहाँ पे आईफोन 6 7 8 पे कैसे दिखेगी। क्लिक किया, आपको उसने बता दिया कि ये इस तरह से इसका बिहेवियर होगा, ये देखो। ठीक है, फिर उसके बाद गैलेक्सी S5 पे सैमसंग किस तरह से दिखेगी ये वेबसाइट, उसका 100% ये मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो ये ऑफिशियल चैनल है इस किसी भी वेबसाइट को टेस्ट करने का। मोटो G4 कोई है, उसके ऊपर कैसे दिखेगी। ठीक है, तो तकरीबन जो डिवाइसेस यहाँ पे, लेकिन आप खुद से यहाँ पे डिवाइसेस ऐड भी कर सकते हैं। मेरे हाथ से एडिट पे गए, हाँ ये देखें, ये डिवाइसेस आ रही हैं आपके पास नीचे।
यहाँ पे आप कौन सी डिवाइस ऐड करना चाहते हो यहाँ से ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। ये और डिवाइसेस भी हमारे पास हैं जी। लैपटॉप्स, लैपटॉप विद टच इसको कर लेते हैं, लैपटॉप विद MDPI स्क्रीन, लैपटॉप विद HIDP आई स्क्रीन है, फिर उसके बाद किंडल है, गैलेक्सी, ब्लैकबेरी, ठीक है। और कस्टम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड कस्टम डिवाइस, अगर कोई कस्टम डिवाइस आप ऐड करना चाहते हो कोई रेजोल्यूशन, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल इसको मैं इतना ही करके इसको बंद कर रहा हूँ डिवाइसेस को, ठीक है। अब दोबारा यहाँ पे मैं गया, जो मैंने ऐड की थी वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है, लैपटॉप विद टच। तो लैपटॉप विद टच पे अगर आप जाओगे तो आपको ये वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखेगी, जितने भी वो लैपटॉप जो टच स्क्रीन वाले हैं, ठीक है। फिर लैपटॉप विद MDPI स्क्रीन, उसके ऊपर कैसे दिखेगी ये भी स्क्रीन की कोई टाइप है। HIDPI स्क्रीन कौन सी होती है, उसके ऊपर कैसे दिखेगा, तो ये आपको वो बिहेवियर दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं इस आइकन के ऊपर आके दोबारा क्लिक कर दूं, ये वाला, तो ये फुल 100% पे चली जाएगी। ये देखें फुल 100% पे चलेगी। यहाँ से इसको मैंने क्लोज कर दिया। कोई समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला पार्ट आपको समझ में आया? ये सारी वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो डेवलपर लोगों को पता होती हैं, जो फ्रंट एंड डेवलपर अपनी वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस को टेस्ट करता नहीं है, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। आल्दो के डिज़ाइनर एंड पे आपका ऐसे कोई तल्लक इतना खास नहीं है, बट फिर भी ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कल को डेवलपर आपको चूना ना लगाए कि यार ये देख तूने क्या डिज़ाइन किया है, मैंने तो ये देखो हो ही नहीं रहा। तो आपको चीज़ें पता होंगी तो आप कम से कम चीज़ों को समझ तो सकोगे। अच्छा चलें, गुड हो गया। अब हम चलते हैं बूटस्ट्रैप की तरफ कि बूटस्ट्रैप जो है उसका जो ग्रिड सिस्टम है, ये जो हमने पढ़ा था रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम, इसको हमने कैसे समझना है, ठीक है। तो इस पार्ट की तरफ चलते हैं। मैं पार्ट बाई पार्ट आपको सारी चीजें समझा दी। अब मेन चीज जो है वो ये है, इसको अगर हमने समझ लिया तो समझे हमें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन करना आ गया, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं हमें जरा जंप इन करना पड़ेगा इसके डिटेल पेज पे, तो हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ से कुछ डाउनलोड नहीं करना है। ये जो डाउनलोड का बटन है ना, हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हों, माइट बी पॉसिबल, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि सर हमने बूटस्ट्रैप डाउनलोड कर लिया तो क्या करना है, हाथ धोगे। मैंने तो कहा ही नहीं कि डाउनलोड करना है, ठीक है। ये प्रीवियस ऐसे हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारा डाउनलोड से कोई तलक नहीं है। हमने जाना है गेट स्टार्टेड में। गेट स्टार्टेड में जाने के बाद हम जाएंगे लेआउट, ये जो सेक्शन है लेआउट, ठीक है। लेआउट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे है हमारे पास ग्रिड, ये वाला, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे। जब ग्रिड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन जो है आ जाएगी कि कौन कौन से ग्रिड्स और किस तरह से ये यूज हो रहे हैं। बहरहाल हम ब्रेक पॉइंट से शुरू करते हैं, देखते हैं क्या बता रहे हैं।
हाँ, तो अवेलेबल ब्रेक पॉइंट्स क्या थे? जैसे कि किसी वेबसाइट को, जैसे कि ये एक वेबसाइट है, तो इसको जब मैं थोड़ा सा इसका अपने ब्राउजर को छोटा कर रहा था, ये देखें, जैसे ही छोटा करता जा रहा हूँ ना, तो जब मेजर जंक्स आएंगे ना बीच में, जैसे कि ये हो गया जहां से पिक्चर गायब हो गई, तो ये इसका ब्रेक पॉइंट है, इसको टेक्निकली बोलते हैं ब्रेक पॉइंट, ठीक है। दूसरा ब्रेक पॉइंट ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो इस तरह से चार पांच हमारे पास ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। तो ब्रेक पॉइंट्स कितने किस्म के हैं? एक है एक्स्ट्रा स्मॉल, दूसरा है स्मॉल, फिर मीडियम, फिर लार्ज, फिर एक्स्ट्रा लार्ज, फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। पांच किस्म के हमारे पास जो है ना ब्रेक पॉइंट्स हैं। जो एक्स्ट्रा स्मॉल हैं वो बहुत कम यूज होते हैं, ज्यादा जो यूज हो रहे हैं वो स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज हैं। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज भी बहुत कम यूज हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन एग्जिस्टेंस तो इनकी है। तो जो मेन हमारे हैं वो हैं लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, फिर मीडियम, फिर स्मॉल, ठीक है। ये ब्रेक पॉइंट्स हैं। और इन ब्रेक पॉइंट्स को हमारी जो इनकी जो रेजोल्यूशन है वो किन किन विड्थ के ऊपर जो है ना ब्रेक पॉइंट्स अप्लाई होते हैं। जो स्मॉल वाला है वो इक्वल और यहां से शुरू करते हैं, यहां से आपको समझ आएगा। इक्वल आर लेस देन 1400 पिक्सल, ठीक है। दूसरा जो एक्स्ट्रा लार्ज है वो 1200, इक्वल टू 1200 पिक्सल विड्थ या इससे छोटी। अच्छा, फिर उसके बाद है 992 लार्ज, फिर मीडियम है 768 पिक्सल और स्मॉल है 576, ठीक है। तो ये ब्रेक पॉइंट्स हो गए। उसके बाद हमें नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनता है जी, कंटेनर्स आ रहे हैं, एक सेकंड। हाँ, इस चीज को समझना आपने, ये जो है ना ये उसी को थोड़ा सा और डिटेल में उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। जो मेन, अच्छा ये ज्यादा रेलेवेंट तो कोडिंग है लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं। सबसे जो बड़ा है वो है डबल एक्सएल, डबल एक्स लार्ज, ठीक है, 1400 पिक्सल, इक्वल, ठीक है। ये जो साइन है इक्वल टू एंड ग्रेटर, ठीक है, या 1400 पिक्सल या इससे बड़ा जो डिवाइस होगी जिसकी रेजोल्यूशन इस 1400 पिक्सल हो या इससे ज्यादा हो, उसको हम डबल एक्सएल यानी कि डबल एक्स लार्ज बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है इक्वल और ग्रेटर देन 1200 पिक्सल, एक्स्ट्रा लार्ज है। फिर इक्वल या इससे ज्यादा 992 से, वो है लार्ज। और उसके बाद है मीडियम 768 पिक्सल, और स्मॉल है 576 और एक्स्ट्रा स्मॉल है 576। यहाँ पे अगर आप नोट करें तो यहाँ तक है ग्रेट, इक्वल और ग्रेटर देन, ठीक है। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ पे लेस देन 576 पिक्सल है, ठीक है। यानी कि 576 पिक्सल से लेस जितनी भी रेजोल्यूशन है वो एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस की होंगी, जो कि मोबाइल्स होते हैं, पुराने मोबाइल्स। जो 576 पिक्सल्स के इक्वल और ग्रेटर हैं वो स्मॉल डिवाइसेस हैं, जैसे कि कुछ मोबाइल डिवाइसेस ऐसी हैं जो कि आज भी यूज हो रही हैं। फिर 768 पिक्सल जिनकी विड्थ है या इससे ज्यादा है, ठीक है, वो मीडियम डिवाइसेस है। वो हमारी टैबलेट्स आ सकती हैं, ठीक है, जितनी भी टैबलेट डिवाइसेस हैं, ठीक है। उसके बाद है 992 पिक्सल, इक्वल या 992 से ज्यादा, ग्रेटर, ठीक है। तो ये है लार्ज डिवाइसेस जो कि नॉर्मल जो हमारे लैपटॉप्स हैं, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा लार्ज वो है 1200 पिक्सल, इक्वल या इससे ज्यादा, वो है एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस, ठीक है। ये भी लैपटॉप्स हैं। फिर उसके बाद 1400 पिक्सल, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज या इसके इक्वल, ठीक है, इससे ज्यादा या इक्वल, वो है डबल एक्सल लार्ज, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ग्रिड आ गया। तो ग्रिड पे देखते हैं जी, ग्रिड कैसे इनका जो है ना इन्होंने बताया हुआ है। ग्रिड का आपको यहाँ से समझ नहीं आएगा, वो हम अब आगे चल के फोटोशॉप में आपको समझाता हूँ कि ग्रिड हमने कैसे बनाने हैं और किस तरह से यूज करने हैं। ये सारा कोडिंग है, ये आपकी समझ से बाहर है। सिर्फ इतना ही यहाँ समझने की जरूरत थी, ब्रेक पॉइंट्स जो मेन था, ठीक है। और इन्हीं ब्रेक पॉइंट्स की मदद से ग्रिड सिस्टम इसका तैयार हुआ हुआ, वो मैं आपको फोटोशॉप में जाके समझाता हूँ। तो यहाँ तक आपको क्लियर है तो बताएं, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।
अच्छा जी, क्लियर है, गुड हो गया। आगे चलते हैं। अब हमने करना क्या है कि ग्रिड जो है हम फोटोशॉप में खुद भी बना सकते हैं। मतलब कि ये जो आर्ट बोर्ड है, ये कौन सा आर्ट बोर्ड है, ये मैंने 1920 बाई 1080 वाला लिया। ठीक है, आपने जाना है वेब पार्ट में और ये वाला जो है 1920 बाई 1080 को सिलेक्ट करके आपने क्रिएट कर देना। ठीक है, और कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं करना। तो ये मैंने ऑलरेडी बिल्ड यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। इसके अंदर हम खुद से भी बना सकते हैं, बट हमें बना बनाया भी मिल जाएगा। ठीक है, हमने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके लिखना है बूटस्ट्रैप। ये कौन सा वर्जन है, एक सेकंड। बूटस्ट्रैप करंटली 5.0 बीटा वर्जन चल रहा है। अच्छा, इससे पहले 4 चल रहा होगा। तो बूटस्ट्रैप 4, 5 भी है, बूटस्ट्रैप ग्रिड पीएसटी, ये आपने लिखना है सर। ठीक है, बूटस्ट्रैप ग्रिड पीएसटी, इस पे एंटर कर दें, फिर देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं। ये देखिए, बूटस्ट्रैप ग्रिड पीएसडी। ये जो फर्स्ट वेबसाइट है इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना। तो हमारे पास यहाँ पे ये आपको बना बनाया जो है ना वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा ग्रिड का। ठीक है, अदरवाइज आप ग्रिड खुद भी बना सकते हैं फोटोशॉप में, मैं वो भी आपको बता दूंगा कि आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास दो चीजें यहाँ पे, एक है एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज और मीडियम एंड ऐसा में व्यू पॉइंट साइजेस हैं। और आर्ट बोर्ड्स हमारे पास 1 2 3 4 हैं। ठीक हो गया। डाउनलोड पे क्लिक किया और इसको मैं डेस्कटॉप पे जो है ना अपने डाउनलोड कर रहा हूँ। ये डाउनलोड हो गया, डेस्कटॉप पे गए। तो ये, अच्छा, इसको जो है मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक्सट्रैक्ट टू बूटस्ट्रैप। ये मेरे पास फोल्डर आ गया, इसके अंदर 2 PSD फाइल्स हैं, हम दोनों को ओपन कर लेते हैं फोटोशॉप। ये दोनों PSD मेरे पास ओपन हो गई हैं। एक है बूटस्ट्रैप वर्जन 4 ग्रिड आर्टबोर्ड्स और दूसरा है बूटस्ट्रैप वर्जन 4 ग्रिड एक्स्ट्रा लार्ज कंपैटिबल। ठीक है, दो हैं, एक में सिर्फ एक ही आर्टबोर्ड है, दूसरे में हमारे पास 4 आर्टबोर्ड है। ठीक है, 4 आर्टबोर्ड्स बनाने का यहाँ मकसद क्या है कि अब हमें हर डिवाइस की रेजोल्यूशन के मुताबिक एक ही डिज़ाइन को 4 दफ़ा डिज़ाइन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दैट विड्थ एंड हाइट। यानी कि लेट्स सपोज अगर मैं किसी वेबसाइट को एक्स्ट्रा लार्ज पे, ये जो मेरे पास है इसके ऊपर डिज़ाइन करूं, तो इसी डिज़ाइन को मुझे छोटी रेजोल्यूशन वाली जो डिवाइस है जिसकी 1024 विड्थ है, उसके मुताबिक उस डिज़ाइन को एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर इसी को उससे जो छोटा साइज है 768 उसके मुताबिक एडजस्ट करना है। फिर उसी डिज़ाइन को उससे जो छोटा साइज है उसके मुताबिक एडजस्ट करना है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस का आर्ट बोर्ड है। ठीक है, और इसके अंदर आपको 12 कॉलम मिलेंगे। ये जो ग्रिड सिस्टम है ना, ये 12 कॉलम बेस्ड है। ठीक है, अगर हम कॉलम गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम है वो 12 कॉलम बेस्ड है। राइट, अब ये जो 12 कॉलम है ये 1366 विड्थ के मुताबिक एडजस्ट है। जो नेक्स्ट मैंने आपको दिखाए हैं, लेट्स सपोज जो लार्ज है, ठीक है, इसका जो कॉलम्स हैं वो 1024 पे डिस्ट्रीब्यूटेड है।
इसके बाद जो 12 कॉलम है वो 768 विड्थ के मुताबिक एडजस्ट है यहाँ पे। फिर उसके बाद जो कॉलम्स हैं वो 640 पिक्सल्स के मुताबिक है। ठीक है, तो हम जो फर्स्ट वाला है उसके ऊपर रहते हैं, बाकियों को मैं हाइड कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये 12 कॉलम जो हैं आपके पास अवेलेबल है। ठीक है जी। अच्छा, अब इन 12 कॉलम्स के दरमियान में भी कुछ जगह खाली है। ठीक है, अगर आप गौर करें तो हर कॉलम के बाद कोई ग्रे स्पेस है, ये भी ग्रे, ये ग्रे, तो यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक हर दो कॉलम्स के दरमियान में ये ग्रे स्पेस थोड़ी सी छोड़ी हुई है। ठीक है, और जो फर्स्ट और लास्ट कॉलम है उसके राइट लेफ्ट पे भी थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है। तो ये हमें कैलकुलेट करनी है कितनी कितनी है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है उसकी लेफ्ट साइड पे 15 पिक्सल का मार्जिन छोड़ा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद जो फर्स्ट कॉलम के बाद दूसरा कॉलम है, दो कॉलम्स के दरमियान में कितना फासला है जी, 30 पिक्सल। ये हमेशा जो लास्ट वन है उस तक ये 30 पिक्सल ही रहेगा, ये देखें। ठीक है, 30 पिक्सल आ गया। देन अगर यहाँ पे इसको मैं नोट डाउन करूँ तो ये भी तकरीबन 30 पिक्सल है। ठीक है, ये देखें 30 पिक्सल। तो ये सारे यहाँ तक 30 पिक्सल है। जो लास्ट वाला कॉलम है ना वो भी 15 पिक्सल का होगा, क्योंकि फर्स्ट वाला भी 15 पिक्सल था। तो ये 15 पिक्सल फर्स्ट कॉलम के लेफ्ट पे छोड़ दिया, ये वाला, और 15 पिक्सल राइट कॉलम, एंड वाला जो कॉलम है उसके राइट साइड पे छोड़ दिया। 30 पिक्सल ये हो गए, और 30 पिक्सल हर दो कॉलम के दरमियान में हो गए। तो कितने कॉलम है ये हमारे बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। 11 को ज़रब 30, तो ये कितनी विड्थ बनती है, 330 टोटल। 15 15 ये भी बीच में ऐड कर लें, 15 जो लास्ट कॉलम के राइट पे है, 15 जो लेफ्ट, जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसके लेफ्ट पे, तो जमा 30। ठीक है, 360 ये विड्थ बनती है। फिर ये जो कॉलम है इनकी विड्थ क्या है। ठीक है, मैंने एक कॉलम को सिलेक्ट किया और उसकी विड्थ देखते हैं कितनी है। यहाँ पे नहीं शो कर रहा, इसको हम खुद से जो है वो मैनुअली चेक कर लेते हैं कितनी बनती है। तो ये है जी 65 पिक्सल, विड्थ 65 पिक्सल है। अगर मैं दूसरे कॉलम की चेक करूं तो इसकी भी 65 पिक्सल होगी। तो हर कॉलम की जो विड्थ है वो 65 पिक्सल है। ठीक है जी। तो हमारे पास कितने कॉलम हैं, ये बनी थी 360। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 65 ज़रब 12। ठीक है जी, 780 जमा 360 था मेरे ख्याल से, 1140। ठीक है, तो जो हमारा कवर्ड एरिया है वो 1140 पिक्सल है। यानी कि अगर मैं यहां से लेके यहाँ तक टोटल विड्थ तो देखूं तो ये देखिए 1140 ही बन रही है। ठीक है, तो जो हमारा जिस विड्थ के अंदर, इस कंटेनर के अंदर, यानी कि ये जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ से लेके यहाँ तक जितना एरिया ना, इसके अंदर हमारी वेबसाइट का कंटेंट आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब ये ग्रिड लगाने का मकसद ये है कि हमारी वेबसाइट का जितना कंटेंट होगा, जितनी भी चीजें हमने डिजाइन करनी है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो इन 12 कॉलम्स के अंदर ही रहेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। बाहर मतलब यहाँ पे नहीं जाएंगे, इस साइड पे नहीं डिजाइन एक्सपैंड होगा, इनके अंदर ही वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यहां तक समझ आया कि नहीं आया, बताएं मुझे। अच्छा जी।
अच्छा जी, क्लियर है। शम्मा पूछ रहे हैं जी, इनका पर्पस क्या है, मतलब इन कॉलम्स का पर्पस क्या है। इन कॉलम्स को लगाने का मकसद ये है कि हमने जितना भी डिजाइन बनाना है इन कॉलम्स के अंदर बनाना है, बाहर नहीं जाना, और अपनी चीजों की अलाइनमेंट इन कॉलम्स की मदद से हम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इन कॉलम्स को हम अपने जो है उसके फोटोशॉप के अंदर अगर खुद से बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। ठीक है। तो हमारा जो कवर्ड एरिया है, हम बूटस्ट्रैप में चलते हैं। किधर गया बूटस्ट्रैप? ग्रिड्स। अच्छा, जो डबल एक्सल है हमारा, उसके अंदर हमारा जो कवर्ड एरिया है वो 1320 पिक्सल है। ठीक है। और जो हमारा एक्स्ट्रा लार्ज था, जो कि अभी हम देख रहे थे, वो 1200 पिक्सल है, लेकिन जो कवर्ड एरिया 1140 है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको इसकी डिमेंशन करके दिखाई और सारा काउंट करके बताया कि कितना कितना जो है ना इनका बनना है, तो वो 1140 ही बनता है। ठीक है, ये देखें टोटल। तो यहाँ पे भी वो यही बता रहा है कि जो एक्स्ट्रा लार्ज है वो 1140 कवर्ड एरिया है। अच्छा, उसके बाद हमारा जो कवर्ड एरिया है वो 1320 पिक्सल है, एक्स डबल एक्सएल लार्ज। तो 1320 वाले को मैं आपको फोटोशॉप में खुद ये ग्रिड आपने कैसे बनाने हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हमने कंट्रोल न्यू किया, वेब में गए, हमारा जो कवर्ड एरिया है विड्थ वो 1320 है, हाइट हम ले लेते हैं 1000 पिक्सल। हाइट का कोई मसला नहीं है, हाइट कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन योर वेबसाइट कंटेंट। जितना कंटेंट ज्यादा होगा हाइट बढ़ती जाएगी, कंटेंट कम होगा हाइट कम हो जाएगी। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करना, क्रिएट। तो ये मेरे पास जो है ना वो आ गया। ठीक है, कैनवस। अब इसके अंदर हम खुद से वो कैसे बनाएंगे। हमने जाना है व्यू में, व्यू में जाने के बाद यहाँ पे आ रहा है न्यू गाइड लेआउट, इसके ऊपर क्लिक करें। ठीक है, ये देखें, ये बनाया बनाया जो मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ था उसने वो मुझे बना के दे दिया, बट वी डोंट मीन इट कि हमने ये करना है। ओके ओके ओके, व्यू में गए। अच्छा, वो कर भी नहीं रहा, दोबारा ले रहा हूँ इसको। क्या ओह, अच्छा, ये मेरे पास जो है ना इसका डायलॉग बॉक्स आ गया। जैसे ही मैंने इसको व्यू पे जाके न्यू गाइड लेआउट पे क्लिक किया तो मेरे पास एक नया डायलॉग बॉक्स आ गया जिसका नाम है न्यू गाइड लेआउट। इसके अंदर मैं अब अपनी सेटिंग्स डाल के तो अपनी ये जो है इसको खुद बना सकता हूँ, जो कि हम यहाँ पे देख रहे थे दूसरे कैनवस में। अब मैंने यहाँ पे कुछ प्री बिल्ड है, 8 कॉलम, 12 कॉलम, 6, 24। हमने कस्टम पे रखना है इसको, कस्टम पे रख के मैं उसको बता रहा हूँ जी 12 कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, 12। ठीक है, रोज कितनी लगानी है, रोज नहीं मुझे लगानी। अच्छा, गटर क्या है, गटर ये वो गटर है, मतलब कि इस ये टेक्निकल वर्ड है, GUTTR गटर। गटर इसको बोलते हैं, ये जो आपका दो कॉलम्स के दरमियान में फासला छोड़ा हुआ है ना हमने 30-30 पिक्सल का, इसको हम गटर स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गटर स्पेस। तो ये हमसे ये वो पूछ रहा है कि आपकी गटर स्पेस कितनी है, कितना रखना है आपने। न्यू गाइड लेआउट पे गए, यहाँ पे 30 पिक्सल थी, मैंने 30 पिक्सल कर दिया। अब वो पूछ रहा है कि जी हर कॉलम की विड्थ क्या रखनी है, मैं विड्थ रख ही नहीं रहा। ठीक है, ताकि वो खुद ही कैलकुलेट करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो मुझे रखने की क्या जरूरत है। अच्छा, टॉप पे कितना मार्जिन छोड़ना है आपने, 0 पिक्सल। बॉटम पे कितना छोड़ना है, 0 पिक्सल। लेफ्ट पे हमने 15 पिक्सल छोड़ना है, जो फर्स्ट कॉलम का लेफ्ट था आपको याद होगा। ठीक है, और जो राइट कॉलम का सबसे एंड वाला कॉलम है, 12th कॉलम, उसके राइट साइड पे 15 पिक्सल छोड़ना है। तो ये 15 पिक्सल वो ऐड कर दिया, 15 पिक्सल वो ऐड कर दिया, और ओके। ठीक है, ये वो ग्रिड बन चुके। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो ये कलरफुल और पता नहीं ये क्या चीजें बनी हुई हैं, तो ये चीजें आपको खुद बनानी पड़ेंगी। ये जिसने बना के नेट पे रखा हुआ है ना उसने भी खुद बनाई है, तो आप इसको खुद से बना भी सकते हो। ये देखो, यहाँ पे मैंने एक लेयर बनाई और इसका कलर ये कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा ये कलर है, इसको हम ले लेते हैं ये वाला कलर। तो एक मुझे और यहाँ पे ये ग्रे वाला बनाना है, ये देखो। ठीक है, एक लेयर और ली और इसका मैंने कलर ये कर दिया। अब आपको वही चीज बनती हुई नजर आएगी। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया और इनको आगे डिस्ट्रीब्यूट करता गया। ये देखिए, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ सिर्फ, कॉपी करके, सॉरी, कॉपी करके मैं इन दोनों को एडजस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ हर कॉलम में एडजस्ट करता जा रहा हूँ। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। ये देखिए, और कुछ भी नहीं कर रहा, उसने भी ऐसे ही किया हुआ। ठीक है जी, ये देखिए, ताकि सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए चीजों को
डिफरेंशिएट करने के लिए, हर कॉलम को डिफरेंशिएट करने के लिए ये इस तरह से हमने वर्टिकल रेक्टेंगल्स लगा लिए हैं। दैट्स इट। ठीक है, ये देखें, सॉरी, उसके बाद हमने सिर्फ ये एक वाला लेना है। ठीक है जी, तो ये आपका बिल्कुल वैसा डिजाइन बन गया। ये देखें, जैसा ये आपको नजर आ रहा है इधर भी वैसा ही है। ये देखें, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी, तो अब इसके अंदर रह के हम अपना डिजाइन्स बनाएंगे। अगर लेट्स सपोज मैंने इसका जो क्या नाम है, आर्ट बोर्ड है, उसका हाइट बढ़ानी है। ठीक है, मेरा कंटेंट ज्यादा हो गया, तो आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट करके आप यहाँ से सिंपली इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। हाइट बढ़ाई, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये छोटे हो गए, तो अब इन सब को सिलेक्ट करके इनकी भी हाइट बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये देखिए, ठीक है जी। तो ये हमारा टेम्पलेट तैयार है, इसके अंदर हम अपनी वेबसाइट को जो है वो डिजाइन करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ आ गया आपको कि नहीं आया, बताएं मुझे। नहीं, विड्थ 1400 नहीं होगी। इसका जो कवर्ड एरिया है वो हमें बूटस्ट्रैप ने बताया हुआ है 1320, वो हम रखेंगे। ओके, अजान हो रही थी इसलिए मैं खामोश था। ओके जी, क्लियरली अंडरस्टैंड, गुड। अच्छा सर जी, मोबाइल ऐप डिजाइन भी ऐसे ही होगी? अभी हम मोबाइल के बारे में बात नहीं कर रहे। ठीक है, वी विल सेट नंबर ऑफ कॉलम अकॉर्डिंग टू कंटेंट और इट्स स्टैंडर्ड फॉर दिस वेब साइज। क्या इस तरह से हाइट बढ़ाने से ब्लर नहीं होगा? भाई हमने कैनवस की हाइट बढ़ाई है, कंटेंट की हाइट तो नहीं बढ़ाई ना, जो ब्लर होगा। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म। इंशाल्लाह मंडे को अब नेक्स्ट यहीं से शुरू करेंगे कि हमने अब वेबसाइट को डिज़ाइन करना कैसे है। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर था, बूटस्ट्रैप क्या है, एचटीएमएल क्या है, सीएसएस क्या है, लेस क्या है, सैस क्या है, ग्रिड सिस्टम क्या है, ब्रेक पॉइंट्स क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कन्वे कर दी। ठीक है, और उन ब्रेक सिस्टम को यूज़ करते हुए उन ग्रिड को हम फोटोशॉप में खुद से कैसे प्रोड्यूस करेंगे वो भी बता दिया। और ये लेटेस्ट जो एक्स्ट्रा डबल एक्सल लार्ज था उसके मुताबिक मैंने आपको करके दिया। ठीक है जी, तो और शुरू में आज की क्लास में 10 मिनट में थोड़ा लेट था, तो उसके लिए माजरत। यू नो मेरी कंडीशन क्या चल रही है, तो मेरे लिए तो सुबह 5 बजे सो के और उठना भी मुश्किल था, और खांसी वाला प्रॉब्लम भी आपको पता चल रहा है, तो उसके लिए माजरत, मैं थोड़ा लेट था आज क्लास में। बट आपके जो सवा घंटे का जो लेक्चर था, 1 आवर 15 मिनट, वो मैंने पूरा कर दिया। सो थैंक यू सो मच जी, आप सब लोगों का। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू ऑन मंडे। और असाइनमेंट जो प्रिंट डिज़ाइन की मैंने आपको दी हुई है इलस्ट्रेटर वाली, वो आपने मंडे को
क्लास शुरू होने से पहले तक सबमिट करवा देनी है। लिंक मैं शेयर कर दूंगा किसमें, फेसबुक ग्रुप में, ठीक है जी। तो आपने चेक कर लेना है, ठीक है। मुझे मैसेज मत करना कि सर कब करेंगे, मुझे पता आज ही मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, लिंक नहीं शेयर किया। पहले बना तो लो यार, अच्छे से बनाओ उसको। मैं आज कर दूं, कल कर दूं, हो सकता है मैं मंडे को मॉर्निंग में करूं, तो डिपेंड्स ऑन, ठीक है। आपने बस रेडी रहना है, आपकी असाइनमेंट रेडी होनी चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।